students, first of all congratulations and welcome to standard 10. ओके सो अब मैं 9th स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छे से फिनिश किया है, तो अभी मेन जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है दैट इज़ द स्टैंडर्ड 10. ओके एंड इन स्टैंडर्ड 10 टोटल 16 chapters are there in science, and from that 16 chapter we have to study 6 chapter in biology. Okay, so that you have to consider only 6 chapter included in biology. Okay, so today we are going to start with chapter number 6, and that is the life processes. So first of all, what is life? Life, that means any living things. Okay, or you can say it is related to living being. Okay, and processes that means किसी भी तरह की प्रोसेस हो सकती है, इधर वो बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, केमिकल हो. ओके, तो ऐसी प्रोसेस जो आप ज़िंदा हो वो इंडिकेट करता है. ओके, दैट इज़ नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस. So now let's go to the introductory part of chapter 6. So first of all, tell me, how can you differentiate that a given object is live or dead? How can you tell? Okay, so here one example is given, and that is dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street. Okay, अगर डॉग रन कर रहा है, काउ कुछ च्यू कर रही है, खा रही है, और मैन जो है वो शाउट कर रहा है लाउडली. ओके, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इंडिकेट दैट द गिवन ऑब्जेक्ट इज लिविंग. बट आपको पता है कि फ़ैन है. ओके, तो फ़ैन भी तो मूव करता है, बट क्या वो ज़िंदा है, लाइव है? नहीं है. ओके, तो ये जो एक ही क्राइटेरिया है दैट मूवमेंट करती हुई कोई भी चीज़ ज़िंदा है, वो इम्पॉसिबल है. ओके, दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन फॉर बीइंग लाइव. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप. अगर रन कर रहा है, च्यूइंग कर रहा है, या फिर शाउट कर रहा है, ओके, तो एट दैट टाइम यू कैन सी द मूवमेंट. बट अगर वो ही ऑब्जेक्ट स्लीपिंग कंडीशन में है, सो रहा है, उस टाइम पे तो कोई मूवमेंट नहीं होती है, इतनी विजिबल कोई भी टाइप की मूवमेंट नहीं होती. बट स्टिल वी नो दैट गिवन लिविंग बीइंग और गिवन ऑब्जेक्ट इज लाइफ. वाई? Because we know that the given object is breathing, it is respire and etc. Okay, so here you can see that breathing. Okay, we can measure the breathing rate, the heart rate. और हमें पता है, भले ही हम नॉर्मली उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट वो कंटिन्यूसली हम कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या फिर सो रहे, उस टाइम पे भी वो जो कंडीशंस है, जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, वो कंटिन्यूसली स्टार्ट रहती है. ओके, तो ये बात हो गई एनिमल्स की. बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स? अगर हमको ये पता है कि प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट है, बट आप किसके बेसिस पे कह सकते हो कि जो प्लांट है वो गिवन प्लांट जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट है? कैसे कह सकते हो? तो आप कह सकते हो दैट दे आर ग्रीन. और ग्रीन मतलब जब भी प्लांट में ग्रीन आए, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू क्लोरोफिल. ओके, और हमें पता है 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है हमने कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो ऐसी प्रोसेस है कि जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद से बना सकता है. ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपना खाना खुद से बना रहा है, तो इसीलिए वो लाइव है. बट दूसरा भी एक कंडीशन है, दैट इज़ ग्रो ओवर टाइम. जैसे ही हम लोग इंसान हैं, एनिमल्स है, वो भी क्या करते हैं कि जैसे ही उसको कुछ सप्लीमेंट या न्यूट्रिशंस मिला, तो उसकी वजह से वो डे बाय डे ग्रो करता है. सेम इन प्लांट में भी तो वो न्यूट्रिएंट लेता है, रूट के थ्रू लेता है या फिर एटमॉस्फेयर में से लेता है, तो उस कंडीशन में भी तो वो ग्रो करता है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो जिंदा है. ओके, बट यहाँ पे लिखा है द सम शॉर्ट ऑफ मूवमेंट इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग लाइव. मैंने आपको पहले ही बोला कि मूवमेंट होना वो एक एविडेंस है, बट मैंने वो भी बोला कि जो फैन है वो भी तो मूव करता है, बट वो हम लाइफ में कंसिडर नहीं कर सकते. बट प्लांट
that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. Okay, मैंने क्या बोला, visible movement के बिना भी animal breathe कर सकते हैं. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो उस कंडीशन में भी लाइव है. तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा है दैट यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ. Now, the second thing is movements over very small scale will be invisible to the naked eyes. That is the movement of molecules. Molecules, what is molecules? आपको पता है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा ही है. ओके, दैट एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो वो जो मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट जो होता है वो तो इनविजिबल होता है, हम नॉर्मली नहीं देख सकते ना. जैसे समझ लो कि हमारे पास एक स्प्रे बॉटल है और वो स्प्रे बॉटल को हमने एक रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे किया है, बट वही स्प्रे का स्मेल हमें दूसरे कॉर्नर में भी सेंस होता है. तो उस टाइम पे भी वो जो स्प्रे के मॉलिक्यूल है वो यहाँ तक तो मूव करके आए हैं. ओके, पर हम उसको देख नहीं पाते हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला है दैट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इनविजिबल. ओके, तो वो इनविजिबल मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है क्या वो नेसेसरी है लाइफ के लिए? तो यस, एक्चुअली इट इज़ नेसेसरी. कैसे नेसेसरी है? जैसे कि समझ रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ प्लांट्स का. प्लांट्स जो है उसमें जो लीफ रहते हैं, ओके, उसके पास क्लोरोफिल होता है. तो जो क्लोरोफिल है वो अपना खाना बना के अपने पास स्टोर करता है. बट अगर समझो कि वो खाना वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके प्लांट के कोई और पार्ट में जाए ही ना, तो क्या मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो ही ना सके, तो क्या फिर वो पूरा प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा? बिल्कुल नहीं. तो इसीलिए बोला जाता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना ज़रूरी है. यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज़ द वायरस. वायरस जो है ना वो एक्चुअली नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है. कैसे? जब भी वायरस जो है वो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में रहता है, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऐसे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करता ना, तब तक वो नॉर्मल नॉन लिविंग कंडीशन में है. बट जैसे ही अगर उसको अपना होस्ट सेल, मतलब जिसके ऊपर वो रहना चाहता है, जो सेल्स है या फिर प्लांट सेल्स है, एनिमल सेल्स है, कोई भी सेल्स है, उसको अगर एक बार सेल मिल गया तो उसके अंदर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. तो उस टाइम पे वो लिविंग कंडीशन में आ जाएगा. इसीलिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी है दैट वायरस इज लिविंग thing or non-living thing. Okay, so now we are telling that कि molecular movement जो है वो necessary है, वो important है. पर क्यों necessary है? क्यों necessary है? Because इट इज़ नेसेसरी बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जो हमने 9th में पढ़ा है. दैट सेल्स है, तो सेल्स का ग्रुप होके टिश्यू बनता है, टिश्यू में से ऑर्गन सिस्टम एंड देन फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, तो ये जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो एनवायरनमेंट की इफ़ेक्ट की वजह से वो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अगर कोई इंसान है, ठीक है ना, उसको कुछ इंजरी हुई है, तो वो इंजरी की वजह से उसका जो भी पार्ट में डैमेज हुआ है उसको रिपेयर तो करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो उसको रिपेयर कैसे कर पाएगा? जब भी उसको कुछ मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, ठीक है ना. फिर सेकंड थिंग है कि हमें पता है आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो वो जो आरबीसी है उनका जो जीने का मतलब लाइफ स्पान है ना वो 120 डेज़ का है. तो अगर 120 डेज़ के बाद वो आरबीसी है उसकी डेट हो गई और नया आरबीसी बनना चालू ही नहीं हुआ, तो क्या हमारी बॉडी में सफिशिएंट आरबीसी रह पाएंगे? कभी नहीं, ठीक है ना. तो अगर आरबीसी का लेवल मेंटेन करना है या फिर कुछ इंजरी को रिपेयर करना है तो एट दैट टाइम भी हमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे वो रीज़न दिया है दैट वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीड फॉर लाइफ, बिकॉज दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इट ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन ओवर अ टाइम. सो अगर ब्रेक डाउन होता रहेगा तो वो लंबे टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा. इसीलिए इट हैज़ टू कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. ओके, और इसीलिए हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है. अभी ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है. अभी जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जो मैंने आपको मतलब जनरल टर्म में तो बता ही दिया है कि लाइफ प्रोसेस है क्या. ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक मैनर में लिखा हुआ है दैट व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस.
In first line you can see maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. समझ लो कि आपका हार्ट बीट है, ठीक है ना, वो हार्ट बीट आप कुछ काम कर रहे हो तभी भी हो रहा है, और अगर आप स्लीपिंग कंडीशन में हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही सोए हो, एट दैट टाइम भी तो आपका वो हार्ट बीटिंग करना स्टार्ट ही है. ओके, तो यहाँ पे लिखा है इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन class and even if we are just asleep this maintenance job has to go on. okay, वो मेंटेनेंस जो करते रहता है वो चालू ही रहती है, भले आप कुछ काम करो या ना करो. यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया है लाइफ प्रोसेस का, याद रखना है. द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. मतलब ग्रुप ऑफ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है जो लाइफ मतलब जो इंडिविजुअल है उनको मेंटेन करता है. ओके, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है, तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस. नाउ सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीड फॉर डैट. ओके, अगर चलो समझ लो कि आपने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया है तो आपको वीकनेस फील होगी. वीकनेस क्यों फील होगी? क्योंकि आपने खाया नहीं है, और अगर खाया नहीं है तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए वीकनेस हुई है. तो अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका कुछ डैमेज हुआ है या कुछ ब्रेक डाउन हुआ है, तो उसको भी तो रिपेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना. तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? आउटसाइड द बॉडी. कैसे? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे? फूड. ओके, फूड खाएंगे, तो वो फूड जो है वो हम बॉडी के आउटसाइड मटेरियल से लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे लिखा है एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना, कि सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मीन्स फूड. फूड को ही हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं क्योंकि उसमें से ही हमें एनर्जी मिलने वाली है. तो हम वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी से हम लोग खाना खाते हैं, मतलब कि हम इनसाइड द बॉडी उसको ट्रांसफ़र करते हैं. तो वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन. ओके, और अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो हम अच्छे से ग्रो करेंगे, तो उसके लिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मीन्स फूड ज़रूरी है. नाउ जो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट है जो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए चाहिए, वो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है. देखो यहाँ पे लिखा भी है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. वो जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स देयर आर वैरायटी ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दैट देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस एंड दैट इज ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ. ओके, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात है कि कोई जो है, जैसे कि समझ लो कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिंपल फॉर्म है, बट अगर उसके कंपेयर में अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो वो कार्बन का ही एक कंपोनेंट है, बट वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है. तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस होती रहती है. ओके, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड. वो भी तो वैरिड हो सकती है. आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मीन्स फूड हर एक इंसान या हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है. जैसे हमको पता है देर आर मैनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल और एनिमल्स इन द वर्ल्ड, लाइक सम आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लास ओमनिवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, अगर ओमनिवोरस है तो वो वेजिटेबल्स नॉन वेजिटेबल्स दोनों खाएगा. ओके, बट अगर हर्बीवोरस है तो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स कंज्यूम करेगा, और कार्निवोरस है तो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेबल्स कंज्यूम करेगा. ओके, तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट रिगार्डिंग दिस. नाउ नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप. किसको ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप करना है? दैट सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे कि अगर बात कर ले हमारी ह्यूमन बॉडी की बात कर ले. ओके, तो हम खाना खाते हैं और खाना खाते हैं उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना. बट अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करता है? अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से. इसीलिए यहाँ पे लिखा है नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप. और ये ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उसमें से एनर्जी जनरेट हो सके, क्योंकि वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको कैसे भी करके एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करनी है, चाहे वो टूट के ही प्रोवाइड करे या फिर जुड़ के प्रोवाइड करे, बट उसका मेन फंक्शन क्या है? दैट हैव टू प्रोवाइड एनर्जी. ओके, so
फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीड फॉर मेंटेन लिविंग स्ट्रक्चर्स, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तो आगे ही पढ़ा है, ओके तो उसमें भी हमने पढ़ा ही है कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर और मेंटेन करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए ही चाहिए, ओके एंड उसके साथ साथ वो ही मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉडी के ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी देखो हमने डाइजेशन में थोड़ा सा इतना पढ़ा है कि हमने खाना खाया है, ठीक है, तो टीथ है उसका फिजिकली वो च्यूइंग करता है और उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करता है, बट उसके बाद जब भी वो स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे जिसको हम बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो वो एंजाइम्स क्या करेगा, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और केमिकल रिएक्शन करके वो जो मटेरियल है उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है ना। तो वो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें भी स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। ऑक्सीडेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके तो वो मेन रिएक्शन है और वो रिएक्शन के थ्रू वो जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेक डाउन होता है या तो फिर ऐसा होता है कि वो बिल्डअप होता है। जनरली जनरली समझ लो कि फूड जो है वो एक ऐसा मटेरियल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, बड़ा सा जंबो मॉलिक्यूल्स है और वो जंबो मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमें रिएक्शन करनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओके अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी है तो हमें उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो ऑक्सीजन भी बॉडी में तो प्रेजेंट हो नहीं सकता है, तो वो भी ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अभी हमारे पास फूड है, ठीक है, फूड के ऊपर कोई ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, ओके तो ये एक इक्वेशन है कि फूड पे जब भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा, एट दैट टाइम वो फूड मटेरियल है उसमें से ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो इजीली मूव भी कर सकते हैं और इजीली एब्सॉर्ब भी हो सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ये जो रिएक्शन है, वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ओके रेस्पिरेशन दैट मीन्स यहाँ पे एक डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट in the process of breakdown of food source for cellular needs is what we call respiration, ओके सिंपल है, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस, दैट इज द रेस्पिरेशन। So here you can see the example of respiration, ग्लूकोज, ओके ग्लूकोज हमें कहाँ से मिला, फूड में से मिला, ओके अभी वो ग्लूकोज पे ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, रेस्पिरेशन से। अभी ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके सबसे पहले बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, बट अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन ने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया है और बाई प्रोडक्ट में 6H2O और ATP के लिए आपको आगे पढ़ने में आएगा, बट ATP जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके तो हमें तो फाइनली क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था, वो एनर्जी हमें मिल गई, फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन किया तो फूड का ऑक्सीडेशन होने से हमें एनर्जी मिल गई, दैट इज़ अवर मेन गोल। Okay, so here in this paragraph there are difference between single cell organism and multicellular organism। वो difference कैसे दिया है, जैसे कि समझ लो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, ओके तो कभी आपने सुना है अमीबा के पास लंग्स है, नोज़ है, कभी नहीं। अमीबा जो होती है वो एक्चुअली उसकी सरफेस जो होती है वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, तो इसी वजह से अगर उसको एनवायरनमेंट मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी कुछ भी कंटेंट चाहिए होगा तो वो डायरेक्टली सरफेस के थ्रू ले सकता है, जो यहाँ पे लिखा है नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, ओके बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग्स के पास लंग है, दैट मीन्स स्पेशलाइज ऑर्गन्स है कि रेस्पिरेशन करना है तो नोज है, लंग्स है, डाइजेशन करना है तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर एक्सक्रीशन करना है तो यूरिनरी सिस्टम है और एनस है, ठीक है ना, तो वो स्पेशलाइज ऑर्गन है। और वो स्पेशलाइज ऑर्गन क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि अपने लंग्स है या फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है, कभी नहीं, इसीलिए यहाँ पे स्पेशलाइज ऑर्गन की ऑर्गेनाइजेशन हुई है। In multicellular organism, all the cells
may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो मॉलिक्यूल इजीली मूव करके लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाता है. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल आगे भी दिया कि रूम के एक कॉर्नर में मैंने स्प्रे किया है, तो वो स्प्रे के मॉलिक्यूल वो कॉर्नर में ज़्यादा होगा, बट दूसरे कॉर्नर में स्प्रे के मॉलिक्यूल कम हो गए. तो इसी वजह से जहाँ पे ज़्यादा स्प्रे के मॉलिक्यूल है वो इजीली डिफ्यूज़ करके रूम के दूसरे कॉर्नर में आ रहे हैं, और वो तब तक आएंगे जब तक दोनों कॉर्नर में स्प्रे मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते, और वो होता है सिंपल डिफ्यूजन. ओके, तो ये बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और वो कैसे सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं या फिर कुछ और है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको ओवरव्यू के तौर पे दिखाई गई है. अभी हमने बोला था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जो है स्पेशलाइज फंक्शन के लिए, जैसे कि अगर मुझे खाना खाना है, ठीक है ना, फूड अपटेक की बात है, तो वो स्पेशलाइज फंक्शन के लिए स्पेशलाइज टिश्यू हो गए. अगर मुझे रेस्पिरेशन करना है तो वो स्पेशलाइज फंक्शन के लिए स्पेशलाइज टिश्यू हो गए. तो यहाँ पे वही लिखा है that in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform, and for that specialized tissues are there and with their organization that means कि जो different system अपनी body में present है वो. okay, the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. जैसे कि अगर फूड का अपटेक करना है तो एट ए टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और उसका फंक्शन अलग होगा. अगर ऑक्सीजन अपटेक की बात हो रही है तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, तो उसमें भी अलग फंक्शन की बात, अलग फंक्शन है तो अलग फंक्शन के साथ स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है. ओके, तो ये जो है वो नॉर्मल चीज़ है. बट अभी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने आपको आगे बताया कि प्लांट है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लिया, तो वो फूड अगर सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लीव्स में ही रहता, ठीक है, तो क्या प्लांट के अदर बॉडी जो पार्ट है वो ग्रो हो सकते हैं? नहीं हो सकते. तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट होना भी तो ज़रूर है. तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन और फूड हमें मिल गया है और वो ऑक्सीजन और फूड को हमें पूरे बॉडी में पहुँचाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. इतने तक समझ में आया? हमने 3 तरह के मोड पढ़े. फर्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट, दैट मीन्स अपटेक ऑफ फूड. सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, दैट मीन्स अपटेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड जनरेट एनर्जी. एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिस्टम, कि जिसकी वजह से हम लोग फूड एंड ऑक्सीजन को बॉडी के और पार्ट में भी कैरी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इन दिस पैराग्राफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाय प्रोडक्ट. जैसे हमने आगे एक इक्वेशन देखा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज का ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडेशन होता है और फिर उसमें से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दैट मीन्स वाटर एंड ATP दैट मीन्स एनर्जी जनरेट होता है. ओके, तो एनर्जी हमें चाहिए, उसका हम यूज़ कर लेंगे. बट CO2 और H2O जो है वो तो बाय प्रोडक्ट है, और वो बाय प्रोडक्ट जो है वो यूजलेस है. हमें CO2 का कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, तो वो यूज़लेस है, और साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि वो हार्मफुल भी होता है. तो अगर CO2 है वो गैसियस फॉर्म में है, तो हम उसको ब्रीदिंग करके, ब्रीथ आउट करके हम उसको बाहर निकाल लेते हैं. अगर H2O की बात करते हैं तो H2O भी इजीली यूरिनेशन से निकल जाता है. बट जो हार्मफुल मटेरियल है, जैसे कि समझ लो एमोनिया है, ठीक है ना, तो वो एमोनिया है उसको भी तो निकालना ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ओके, और जो सेमी सॉलिड मटेरियल है वो भी हम डाइजेशन करके जो नहीं काम का मटेरियल है वो एनस के थ्रू निकाल देते हैं. ओके, तो वो बाय प्रोडक्ट है, उसको भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो यूजलेस के साथ साथ कहीं बार हार्मफुल भी हो सकती है. और उसको रिमूव करने के लिए और डिस्कार्ड करने के लिए फ्रॉम the body, the process is known as the excretion. That is the 4 process: nutrition, then respiration, then transportation, and last one is excretion. So these 4 are the basic life process that you have to learn in this chapter. Okay,
जैसे वो हमने फूड और ऑक्सीजन में पढ़ा कि वो स्पेशलाइज फंक्शन के लिए स्पेशलाइज टिश्यू हो गए, तो सेम कंडीशन है कि अगर एक्सक्रीशन करना है तो वो एक्सक्रीट मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीशन सिस्टम में आएगी, और वो एक्सक्रीटरी टिश्यू जो स्पेशलाइज टिश्यू हो गए उसके थ्रू उसका बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन होगा। तो यहाँ तक हम आज का कंप्लीट करते हैं, और इसमें हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर लाइफ प्रोसेसेस है क्या, उसमें 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी। उसके बाद मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, लाइफ और डेड का डिफरेंस क्या है, ओके। और उसके अलावा है कि अगर स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो रहा है तो स्पेशलाइज फंक्शन के लिए स्पेशलाइज टिश्यूज़ और स्पेशलाइज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम इतना ही करते हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।